आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 3, दैट इज़ इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। प्रीवियस हमने जो 11th स्टैंडर्ड में भी देखा था, हमने देखा था कि आउटसाइड जो थर्ड पर्सन है, जो हमारी कंपनी के बाहर के लोग हैं, आउटसाइड पर्सनस हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, हमें सप्लायर्स के साथ कैसे बात करनी है, कस्टमर्स के साथ कैसे बात करनी है। जो 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में भी हमने आउटसाइड पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, बैंक के साथ कैसे करस्पॉन्डेंस करना है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पंचायत है, म्यूनसिपाल्टी है, उन सब के साथ कैसे बात करनी है, ये देख रहे थे। अभी हमें अंदर ही अंदर के लोगों से, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से बात करनी है वो हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फैमिली का सिचुएशन देख लो। हम जैसे अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम एक फैमिली है और फैमिली सोसाइटी के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, स्कूल कॉलेज इन सब लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है। अभी हम क्या सीखने वाले कि फैमिली के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ कैसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे के साथ कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि इसी से आपका बेसिक डेवलपमेंट होगा। जैसे हम देखते हैं कि हम यूजुअली ऑनलाइन ऑर्डर्स काफ़ी सारे करते हैं और फिर कभी हमें रिटर्न करना पड़ता है। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है कि इस वेबसाइट से मंगवाया तो बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस है, दूसरे वेबसाइट से कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई कस्टमर सर्विस नहीं है। इस तरीके से हमें फीलिंग आती है। तो ये कस्टमर सर्विस अच्छा किस तरीके से होता है, वो बिकॉज मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को ये कम्युनिकेट करते हैं, वो उसको अच्छी तरह समझा पाते हैं कि भाई देखो कस्टमर्स जब भी आपके पास कोई कंप्लेन करे या आपके पास कोई क्वेरी पूछे तो आपको किस तरीके से जवाब देना है, क्या क्या जवाब देना है, वो मैनेजमेंट जो अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ है उसको अच्छी तरह समझा पाते हैं, तभी उनका कस्टमर सर्विस अच्छा हो पाता है। So, the correspondence carried out from the head office to the branch and from the branch to the head office is interdepartmental correspondence। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को बताएगा, एम्प्लॉयज़ भी मैनेजमेंट को यानी कि अपने हायर अप्स को बता सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल करस्पॉन्डेंस बिकॉज वो इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेट होता है, तो इसलिए इसको इंस्टीट्यूशनल करस्पॉन्डेंस कहते हैं। और ये जैसे हम लेटर्स का फॉर्मेट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे इंडिविजुअली अगर किसी को दिया जाता है तो लेटर के फॉर्मेट में दिया जाता है। लेटर के अलावा 3 अलग और फॉर्मेट है जो यूज़ किया जाता है इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस के लिए। ये 3 कौन से फॉर्मेट है? नोटिस, सर्कुलर और मेमो। तो यहाँ पे हम इन तीनों का फॉर्मेट देखेंगे, नोटिस, सर्कुलर एंड मेमो का। अभी पहले देख लेते हैं कि इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस की ज़रूरत क्या है। मतलब आपको एक रिटर्न, आप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को बातें तो बता देते हैं, वो तो हमें पता है कि क्यों ज़रूरी है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, पर वो रिटर्न में क्यों होना चाहिए, लिखित में क्यों होना चाहिए। पहली चीज़, वर्बल इन्फॉर्मेशन में बी फॉरगॉटन बट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। आपने मुझे आज कोई बात बताई, मैं हो सकता है भूल जाऊँ, लेकिन अगर वो लिखा हुआ होगा तो मैं कल उसको वापस रेफ़र कर सकती हूँ। साथ ही अगर सपोज़ एम्प्लॉयज़ कंपनी में चेंज होते भी रहते हैं, आपने मुझे कोई बात बताई, कल को मैं ऑफ़िस छोड़ के चली गई, मेरी जगह कोई और पर्सन आ गया, तो आपने जो बात बताई है वो और पर्सन आके वो लेटर में तो देखेगा, वो मेमो या नोटिस तो रीड करेगा वापस आके, उसके पास तो लिखित में फ़ाइल में अवेलेबल रहेगा, तो उसको रेफ़र करके उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर सकता है। अगर मैं चली गई तो भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विच आर कम्युनिकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड सर्व्ड एज एविडेंस। जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन का बेनिफिट रहता है वो है कि ये जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो एज एन एविडेंस यूज़ किया जाता है। तो कल को अगर आपने मुझे कोई डेडलाइन दिया है और रिटर्न में दिया है, तो फिर मैं उसको बोल सकती हूँ कि देखो आपने मुझे 30 नवंबर का डेडलाइन दिया था, अभी तो सिर्फ 15 नवंबर हुआ है, तो आप मुझे अभी से इसके लिए परेशान नहीं कर सकते, मैं 30 नवंबर तक आपको कंप्लीट करके दे दूँगी। तो ओरली अगर वो आपको कोई डेडलाइन दे रहा है और फिर मुकर जा रहा है अपने बात से, पर रिटर्न में वो आपके पास एक एविडेंस रहेगा।
थर्ड है कि अनडिजायरेबल इन्फॉर्मेशन और एनी इन्फॉर्मेशन वेयर देयर इज़ अ हेसिटेशन इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी इम्पार्टेड फ्रीली थ्रू करस्पॉन्डेंस। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम दूसरे पर्सन को फेस टू फेस बोलना नहीं चाहते हैं, आमने सामने बोलना नहीं चाहते हैं, वो आप लिख के बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो कि लेट आ रहा है, अभी मैं उस बंदे को बुलाऊंगी अपने जूनियर को और मैं उसको बोलूँगी कि देखो तुम लेट आ रहे हो, बाकी सब लोग टाइम पे आ रहे हैं। वो बंदा क्या करेगा, वो मेरे सामने बैठ के रोना शुरू कर देगा कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रैवलिंग में ये प्रॉब्लम होता है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। दैट इज़ नॉट माई इशू। मेरा इशू है कि भाई तुमको तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करके टाइम पे ऑफिस आ जाओ, बिकॉज तुम अकेले इंसान नहीं हो, और भी 10 लोग हैं, तुमको अकेले को इशू नहीं है, सभी लोगों को इश्यूज़ है। तो सभी लोग फिर तुम्हें देखा देखी सभी लोग लेट आना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे पता है कि मैं फ़ेस टू फेस बोलूँगी तो मुझे एक्सक्यूज़ेस ही मिलेंगे, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें मैं रिटर्न में दूसरे बंदे को दे सकती हूँ कि आप प्लीज़ टाइम पे आ जाइए। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्लेanलीनेस से रिलेटेड होती है। बहुत से ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम्स होती है कि बहुत से लोग क्लेanलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये किसी को आमने सामने मुंह पे बोलना अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत ही पर्सनल इश्यूज़ होते हैं। तो इसकी वजह से आप रिटर्न में एक जनरल लिख सकते हो कि सारे एम्प्लॉयज़ प्लीज़ क्लेanलीनेस मेंटेन कीजिए, या फिर आप एक कॉन्फिडेंशियल लेटर एक स्पेसिफिक इंसान को भी लिख सकते हो कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आ रही है, आप प्लीज़ ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हो वो आप रिटर्न में कर सकते हैं। फोर्थ है, एम्प्लॉय बिकम्स कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ़ द वर्क इज़ असाइंड इन अ रिटर्न फॉर्म। जो लिखा हुआ रहता है उसका इम्पैक्ट दिमाग पे थोड़ा अलग तरीके से ही आता है, थोड़ा बेटर तरीके से आता है। आप किसी को लिख के दोगे कोई भी चीज़ तो वो ज़्यादा उसको सीरियसली कंसिडर करेगा, उसके दिमाग में वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, तो वो काम बेटर तरीके से होगा। फिफ्थ है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड मे बी यूज़फुल इन फ्यूचर। जो फर्स्ट है कि भाई रिटेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसी का एक्सटेंशन है कि इन्फॉर्मेशन फाइल करोगे। रिटेन कैसे करोगे, इन्फॉर्मेशन को फाइल करोगे तभी तो रिटेन होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप फाइल कर सकते हो, फ्यूचर में रीड कर सकते हो, कोई और बंदा आके रीड कर सकता है, किसी और बंदे के साथ आप शेयर कर सकते हो। ये सब चीज़ें बेनिफिट्स है इसके। नेक्स्ट है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव। मोर इफ़ेक्टिव क्यों है, बिकॉज जैसे हमने फोर्थ पॉइंट में देखा था, आप कुछ भी लिखित में दोगे तो इम्पैक्ट दिमाग पे ज़्यादा होगा। लेस एक्सपेंसिव इसलिए भी है क्योंकि आपका टाइम भी बचता है। एक एक बंदे को बुला के आप कम्युनिकेट करो कि भाई नया रूल्स आए हैं हमारे ऑफिस में और आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आप एक एक पर्सन को क्लैरिफाई करो, इससे अच्छा है एक लेटर निकालो, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका टाइम भी बचेगा और ये फ़ोन कॉल्स और ये सब से ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव भी है, लेस कॉस्टली है। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टाइम वाइज एंड मनी वाइज। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि 3 नए फॉर्मेट्स है जिसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, वो है नोटिस, सर्कुलर और मेमो। तो पहले हम देखते हैं नोटिस क्या है। So notice is a letter that is written to communicate, to let the employees of the office know and implement the changes regarding legal or constitutional matter or structural changes in the institution issues of a business firm or organization. तो नोटिस कौन लिखेगा, जो मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को लोअर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को लिखेगा नोटिस। और ये नोटिस में क्या क्या चीज़ें होगी, जो ये नोटिस क्या होता है, वंस इन अ वाइल इशू होता है। ये एक रेगुलर आप नहीं मान सकते, एक रेगुलर करस्पॉन्डेंस नहीं है, ये वंस इन अ वाइल इशू होता है और ये थोड़ा लीगल इन नेचर रहेगा। लीगल इन नेचर मतलब अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है जो कि हमें फॉलो करनी है तो उसके लिए नोटिस इशू किया जाता है। अगर आपके ऑफिस में कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए हैं तो उसके वजह से नोटिस इशू किया जाता है। जैसे हमने देखा था कि हमको एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी हो तो हमको नोटिस इशू करना पड़ता है 21 दिन का।
सभी शेयर होल्डर्स को नोटिस इशू करके उनको बुलाया जाएगा। तो वो क्या है, एक लीगल आपके कंपनीज एक्ट में दिया है कि आपको सबको बुलाने के लिए एक नोटिस देना पड़ेगा, तो इसलिए हम नोटिस इशू कर रहे हैं। इसके अलावा कभी कभी होता है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो हमको एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा कि भाई आपके शेयर होल्डर्स चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए भी आप नोटिस इशू कर सकते हो। कभी ये होता है कि हमारा एड्रेस चेंज हो गया है या फिर हमने एक नया ब्रांच ऑफिस खोला है, तो वो भी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है बिकॉज आपने एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन किया है, तो उसके वजह से भी आप नोटिस इशू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है नोटिस इशू करने का। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर कोई ऐसे पॉलिसी मैटर्स है, मैंने कहा ना ये बहुत ही सीरियस मैटर्स हो या फिर लीगल मैटर्स हो, उसके लिए नोटिस दिया जाता है। तो अगर कोई पॉलिसी मैटर है, वो कोई लीगल इशू नहीं है, हमारा इंटरनल पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक पॉलिसी है कि कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करनी हो तो उसके लिए एटलीस्ट जनरल मैनेजर का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया है, सिर्फ स्टोर मैनेजर का परमिशन ले लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ स्टोर मैनेजर का परमिशन लेके कुछ परचेजेस कर लिए, जनरल मैनेजर तक परमिशन लिया ही नहीं उन लोगों ने। तो फिर ये एक बहुत ही ये पॉलिसी का वायलेशन हुआ। तो उस हिसाब से ऐसे जो प्रैक्टिसेस है उसको रोकने के लिए जो हायर अप्स है वो एक नोटिस इशू कर सकते हैं कि हमारे ध्यान में ये बात आई है कि कुछ पॉलिसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो वो उसके लिए आप थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए इन बातों को। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, सीरियस नेचर की जो चीज़ें हैं, सीरियस नेचर के जो वायलेशन है, उसके लिए आप नोटिस इशू करके एम्प्लॉयज़ का ध्यान उस पर ला सकते हैं। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस मतलब हमने देखा है जैसे आपका लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप पहले पार्टनरशिप फर्म थे, आपके पार्टनर्स चेंज हो गए, या फिर आपने एक नया ब्रांच ऑफिस खोला, या फिर आप अपना हेड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप एक नोटिस के थ्रू जो भी चेंजेस है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड। तो पहला जो हमने देखा था उसमें क्या था कि ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई थी लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो आपने नोटिस दिया। थर्ड है कि आप नई पॉलिसी बना रहे हैं, तो आप नोटिस के थ्रू लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये नई पॉलिसी बनाई हुई है या फिर ये नया मेथड आपको यूज़ करना है। आपने नया पॉलिसी बनाया कि अब से सारे परचेसेस जनरल मैनेजर तक अप्रूव हो गए, तो आप वो नोटिस के थ्रू उनको बता सकते हैं कि अब जितने भी परचेसेस जाएंगे पहले वो जनरल मैनेजर के थ्रू अप्रूव हो गए, उसके बाद ही लेटर ऑफ इंटेंट और लेटर ऑफ ऑर्डर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क। ये रेगुलर वर्क नहीं है, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्क्स है जैसे मैं बताऊँ, अगर कुछ और बहुत से ऑफिस में एक कमेटी होती है सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए, एक कमेटी बनाई गई होती है। तो ये जो कमिटीज़ है उसमें कौन लोग है, उनको कि ऐसी एक कमेटी बनी है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, उसमें कौन कौन लोग हैं, वो कितने टाइम तक ये कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, आप उनको कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप नोटिस में डाल दीजिए। तो ये क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक नेचर का है या फिर इम्पोर्टेंट नेचर के काम है जो कि आपको दिए हुए हैं। अगर सपोज़ आपकी जो ऑफिस है वो एक नया सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना चाहती है या फिर वो एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, तो उसको जो सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, जो थर्ड पर्सन सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो आएगी आपके ऑफिस में रिसर्च करेगी पूरा, तो आप वो नोटिस के थ्रू बता सकते हो कि हम लोगों का प्लान है एक नया सॉफ्टवेयर बनाने का। सो वो लोग आप सबसे आके मिलेंगे, ये पर्सन का नाम है, उसको ये काम दिया हुआ है, वो इस टाइम पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगे, इस टाइम पे स्टोर डिपार्टमेंट में जाएंगे,
और इस पर्सन के साथ कांटेक्ट करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो एक अलग नेचर का है, एक स्पेशल नेचर का है, वो सब आप नोटिस के थ्रू डाल सकते हैं। फिफ्थ है टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू whom। ये भी क्या, जो वंस इन अ वाइल से आपने नई पॉलिसी बनाई है उस हिसाब से आप नोटिस में डाल सकते हैं। ये आपके रेगुलर वर्क के लिए नहीं है, ये स्पेशल वर्क के लिए है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि जो स्टोर असिस्टेंट है वो परचेज़ मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और जो सेल्स मैनेजर है वो एवरी वीक एक सेल्स रिपोर्ट की एक कॉपी परचेज़ मैनेजर को भी देंगे ताकि वो स्टॉक को वेरीफाई कर सके। ये सारी चीज़ें क्या पूरा लाइफ टाइम चलने वाला है। वो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में एक बेसिक चेंजेस किए हैं कि आपको हमेशा यही फॉलो करते रहना पड़ेगा। हर बार स्टोर असिस्टेंट को परचेज़ मैनेजर को ही रिपोर्ट करना है, हर बार सेल्स मैनेजर जो है उसको एक कॉपी सेल्स रिपोर्ट की परचेज़ मैनेजर को मार्क करनी ही है। ये सिर्फ 1 महीने का या 2 महीने का काम नहीं है, ये आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में ये चलता ही रहेगा। तो ऐसी जो चीज़ है जो टेम्पररी नहीं है, जो परमानेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जो चाहते हो, जो परमानेंट चेंजेस चाहते हो मेथड में, वो सब कुछ नोटिस के थ्रू कम्युनिकेट होगा। तो हम ये फर्स्ट सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम बाकी मेमो का हम देखेंगे, मेमो का फॉर्मेट और उसके इम्पोर्टेंस और मीनिंग।